हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं डिकुबिटस अल्सर के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। डिकुबिटस अल्सर क्या है? डिकुबिटस अल्सर को हम बेड सोर भी कह सकते हैं, प्रेशर सोर भी कह सकते हैं, प्रेशर अल्सर कह सकते हैं। यह एक लोकलाइज्ड एरिया का टिश्यू नेक्रोसिस का के साथ एक प्रकार का वुंड है। इसे अपर्याप्त रक्त सप्लाई और प्रेशर के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी से होने वाली टिश्यू इंजरी के रूप में परिभाषित किया गया है। सबसे पहले प्रेशर के कारण इस्चीमिया बनता है, ठीक है ना। इस्चीमिया का कारण क्या होता है? प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के कारण जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो प्रेस हो जाती हैं और ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता है, तो वो टिश्यू और ऑर्गन की रक्त आपूर्ति को कम कर देता है। ये एक प्रकार की अस्थायी कमी है जो इस्चीमिया है। अगर प्रेशर रिलीव कर दें तो ये सही हो सकता है, परंतु यदि प्रेशर रिलीव नहीं होता है, अनरिलीव्ड प्रेशर है लंबे समय तक, साथ में शियरिंग और घर्षण या फ्रिक्शन है, तो उससे जो ये क्षति है वो नेक्रोसिस के रूप में आ सकती है और एक घाव बन सकता है, जिसे हम प्रेशर सोर कहेंगे। यह जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर प्रेशर के कारण देखी जाती है कि जो बोनी प्रोमिनेंसेज है और उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू तो है नहीं, डायरेक्ट स्किन है, और उसके बाद में यदि प्रेशर आ गया है तो ब्लड सप्लाई उस एरिया की रुक जाएगी और टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, या प्रेशर जो अल्सर है वो बन जाएगा। ऐसे पॉइंट्स को हम प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है ना। वो एरिया जहां पर स्किन बोन के जस्ट जो बोन है वो स्किन के जस्ट नीचे है, बीच में सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं है, तो वहां प्रेशर जो अल्सर है वो बनने का खतरा सबसे ज्यादा होता है और उसे हम प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो हम अभी आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं कि कारण क्या है या रिस्क फैक्टर्स क्या है प्रेशर सोर बनने के। तो इसमें सबसे पहला आता है एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर के कारण आम तो जो प्रेशर बनता है नॉर्मली कहाँ बनता है? अभी मैंने आपको बताया बोनी प्रोमिनेंसेज पर, क्योंकि वहां पर पूरी बॉडी का जो वजन है वो जस्ट स्किन के ऊपर ही होता है, आसपास सबक्यूटेनियस टिश्यू या फैट नहीं होते। तो वहां एक छोटे से क्षेत्र में पूरी बॉडी का वजन आता है और वहां पर जो भी टिश्यूज हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है और नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। अगर अनरिलीव्ड प्रेशर हो, अटेंशन नहीं दी गई हो, तो हाई रिस्क पेशेंट में 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ही प्रेशर फ्लोर बन सकता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी ऐसे पेशेंट्स में हमें रखनी होती है। इसके बाद होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। जब दो सतह आपस में ऐसे रगड़ खाती हैं तो उसे हम घर्षण बोलते हैं। घर्षण से क्या होता है कि जो स्किन के जस्ट नीचे कैपिलरीज होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको इंजरी होती है तो ऑक्सीजन सप्लाई आगे कम हो सकती है। ज्यादातर ये देखा गया है कि एक रोगी जो रिंकल्ड बेड शीट्स पर लेटा हुआ है तो वहां पर घर्षण के कारण बेड सोर बनने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। इसी प्रकार जो रोगी कोहनी का या हील का पैरों का यूज करके बेड से ऊपर खिसकने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनमें भी ये कोहनी पर और हील्स पर प्रेशर सोर बनने की संभावना रहती है फ्रिक्शन के कारण। नेक्स्ट आता है शियर। शियर क्या आता है? शियरिंग एक सिस्टम है जिसमें ओब्लिक प्रेशर लगने के कारण, जैसे स्किन में कहीं भी डायरेक्ट प्रेशर की वजह से ओब्लिक प्रेशर लगे तो जो स्किन है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू से अलग हो जाती है, ठीक है ना। और उसके अलग होने से कैपिलरीज है उनमें स्ट्रेचिंग होती है और वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, फट सकती हैं, वहां से आगे फिर ब्लड सप्लाई होगी नहीं, तो वो टिश्यू नेक्रोसिस का कारण बनती है। तो ये शेयरिंग है। ज्यादातर शेयरिंग देखी जाती है फाउलर्स पोजीशन में। फाउलर्स पोजीशन में क्या है कि जब रोगी ऐसे लेटा होता है, आधा बैठा हुआ होता है, तो ग्रेविटी के कारण बैक, स्कैपुला और सैक्रम पर शेयरिंग होने की संभावना काफी रहती है। तो वहां भी काफी सावधानी हमें बरतनी होती है। प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन रोगी को दी जानी चाहिए, सपोर्ट एक्स्ट्रा देकर। वो आप पोजीशंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, देखेंगे तो कि कैसे कहाँ पिलो रखनी चाहिए फाउलर्स पोजीशन में सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फैक्टर है इमोबिलिटी। जो मरीज अपने शरीर की पोजीशन को बदले बिना लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या
मजबूरीवश यानी वो हिला नहीं पाते हैं, स्पेशली जो अनकॉन्शियस पेशेंट है या पैरालाइज्ड पेशेंट हैं, तो प्रेशर अल्सर बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। इसी प्रकार न्यूट्रिशन, पोषण की कमी भी व्यक्ति को हाई रिस्क ग्रुप में डालती है। स्पेशली जो पीईएम है उसमें व्यक्ति को जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला होता और उनको इंजरी होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा मॉइस्चर, यदि स्किन लंबे समय तक गीली है, स्पेशली ऐसा देखा जाता है कि जब डायरिया के जो पेशेंट रोगी होते हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है, तो बेडशीट गीली हो जाती है और वो उसी पर ही लेटे रहते हैं, किसी भी कारण से बता नहीं पाते हैं या चेंज नहीं हो पाती है शीट्स, तो प्रेशर सोर बनने की संभावना रहती है, क्योंकि जो मॉइस्ट स्किन है उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है शियर के प्रति, फ्रिक्शन के प्रति और ट्रॉमा के प्रति। इसके अलावा एजिंग, जो एज्ड पर्सन है उनमें प्रेशर सोर बनने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी फ्रेजाइल होती है और चोट लगने की संभावना उसमें अधिक होती है। अब हम देख लेते हैं कि प्रेशर पॉइंट्स क्या है, किन जगहों पर प्रेशर सोर बनने की संभावना अधिक है, क्योंकि यदि हमें पता होगा तो हम डायरेक्ट उस पार्ट को विजुअलाइज कर पाएंगे, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो प्रेशर पॉइंट्स अलग अलग पोजीशन में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर स्पाइन पोजीशन में रोगी लेटा हुआ है तो उसमें प्रेशर पॉइंट्स होंगे ऑक्सीपिटल बोन, सिर के पीछे, स्केपुला, वर्टिब्रा, सैक्रम, कॉक्सिक्स और कैल्केनियस बोन जो हील पर है ना। प्रोन पोजीशन यदि है तो फ्रंटल बोन, मैंडिबल, ह्यूमरस, स्केपुला फ्रंट में, ट्यूबरोसिटी ऑफ द पेल्विस, पटेला और टिबिया बोन, ये प्रेशर पॉइंट्स बनेंगे। लेटरल पोजीशन में स्केपुला, रिब्स, इलियक क्रेस्ट, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, लेटरल नी, लेटरल मेलियोलस और मीडियल मोलियोलस, ये जो एंकल के जो पार्ट है ये प्रेशर पॉइंट्स बनेंगे। और यदि फाउलर्स पोजीशन है तो स्केपुला और सैक्रम ये प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं, तो इनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब आता है स्टेजिंग। प्रेशर सोर्स को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 में जो स्किन है वो इंटैक्ट होती है, उसमें कोई भी घाव नहीं बनता है, बट रेडनेस उस पर देखी जाती है और ये स्पेशली बोनी प्रोमिनेंसेस पर होता है, यानी जहां पर बोन स्किन के जस्ट नीचे है, वहां पर रेडनेस के अलावा आसपास के एरिया से वो जो स्किन है वो गर्म हो सकती है या ठंडी हो सकती है, पेन वहां पे हो सकता है और एडिमा भी कभी कभी प्रेजेंट होती है। स्टेज 2 में स्किन डैमेज हो जाती है, यानी कट हो लग जाता है, घाव बन जाता है छोटा सा, और इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस या दोनों एक साथ उसका नुकसान होता है, डेस्ट्रॉय हो जाती हैं। बट अल्सर सुपरफिशियल होता है, उसमें कोई भी बोन तक या सबक्यूटेनियस टिश्यू तक घाव नहीं पहुंचता है। आमतौर पर यह एक घर्षण या एक छाले के रूप में दिखता है, ठीक है, कहते हैं ना छाला बन गया, तो वो हो सकता है, ये सेकंड स्टेज है, और या सुपरफिशियल घाव भी हो सकते हैं। स्टेज 3 थोड़ा सा और डीप हो जाता है, इसमें फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है और सबक्यूटेनियस फैट या सबक्यूटेनियस टिश्यू लॉस भी हो जाता है। लेकिन जो अपना बोन है या लिगामेंट्स है वो एक्सपोज नहीं होती है, कुछ पार्ट जो सबक्यूटेनियस टिश्यू का है वो इंटैक्ट रहता है, पर वो दिखने लग जाता है उस घाव से। ये जो यहाँ घाव की जो गहराई है वो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे बेड सोर बना हुआ है। अलग अलग लोकेशन पर 3rd स्टेज में अलग अलग गहराई का घाव हो सकता है और कभी कभी इसमें स्लफ भी हो सकती है। स्टेज 4 काफी सीरियस कंडीशन होती है, इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बोन, लिगामेंट या मसल्स डायरेक्ट एक्सपोज हो जाते हैं, स्लफ हो सकता है, स्कार टिश्यू भी वहां पर हो सकता है और टनलिंग फॉर्मेशन और अंडरमाइनिंग वहां पर हो सकती है, क्योंकि जो टनल्स बन जाती हैं उनको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। वुंड केयर यानी उसका ट्रीटमेंट, घाव की देखभाल का मुख्य उद्देश्य होता है कि टिश्यू की जो रिपेयर हो और रीजेनरेशन को बढ़ावा देना, ताकि स्किन की इंटैक्टनेस को मेंटेन किया जा सके। इसके लिए घावों को ओपन टू एयर छोड़ना सही रहता है, अगर मान लो ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है और आसपास का जो
एनवायरनमेंट ऐसा है कि उससे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम उसको ओपन छोड़ सकते हैं, वो जल्दी हील करता है। और स्कार फॉर्मेशन एक बार हो जाए तो उसको हटाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर स्कार को हटा दिया जाए तो री इंजुरी हो जाती है और जो फ्रेश डेलिकेट सेल्स नीचे डेवलप हो रही होती हैं उनको इंजुरी होती है और ऐसे घाव फिर लंबे समय तक नहीं भरते हैं। एक दूसरा तरीका है क्लोज्ड वुंड केयर के द्वारा। क्लोज्ड वुंड केयर में क्या है कि बहुत ज्यादा स्टेराइल एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्टेराइल ड्रेसिंग्स होनी चाहिए और कंप्लीट टिश्यूज को कवर रखती है, ठीक है। ये अगर गहरा घाव है तो उसमें ये कर सकते हैं हम। कभी कभी घाव को भरने के लिए जो स्टेराइल ड्रेसिंग है वो जरूरी है। और कुछ कंडीशन में ड्रेसिंग करते समय ये भी ध्यान रखना है कि स्लफ बन गया है या डेड टिश्यू है या नेक्रोज्ड टिश्यू है तो उनको डिब्राइडमेंट करना होता है, मतलब उस टिश्यू को, स्लफ को वहां से हटाना होता है। तो इसके दो तरीके हैं, मैकेनिकल या बायोलॉजिकल या ऑटोलाइटिक। मैकेनिकल में क्या होगा कि जो सीजर है उसके द्वारा कट करके डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, और दूसरा जो एंजाइमेटिक तरीका है उसमें क्या है कि ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट किया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोइड्स की जो ट्रांसपेरेंट फिल्म्स के रूप में क्लोज्ड ड्रेसिंग आती है और वो एंजाइमेटिक तरीके से उस स्लफ को और उसको स्कार को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और टिश्यू हीलिंग में मदद करती हैं। बट मुख्य रूप से हमें ध्यान देना चाहिए बेड सोर के प्रिवेंशन पर, क्योंकि बेड सोर का ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है और काफी पेनफुल भी रोगी के लिए होता है। इन्फेक्शन होने की उसमें भी काफी संभावनाएं रहती हैं, तो इसलिए बेस्ट ये है कि प्रेशर सोर बनने ही ना दिया जाए। इसके लिए क्या क्या ध्यान रखेंगे हम? प्रेशर सोर की रोकथाम के लिए स्किन केयर बहुत जरूरी है। स्पेशली जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वहां पर लगातार दैनिक निरीक्षण, डेली ऑब्जर्वेशन जरूरी है। स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स में कोई भी साइन सिम्टम यदि दिखाई देता है स्किन ब्रेकडाउन का तो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया जाना चाहिए। स्पेशल वहां पर केयर की जरूरत होनी चाहिए स्किन की। स्किन को हमेशा सूखा और साफ रखें, ड्राई एंड क्लीन रखें। प्रेशर पॉइंट से प्रेशर हटाने के लिए हर 2 घंटे बाद पेशेंट की जो पोजीशन है वो चेंज करनी चाहिए। स्किन केयर के बाद स्किन पर टेल्कम पाउडर या स्किन क्रीम लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशंस। इसके अलावा स्पेशल ध्यान दिया जाना चाहिए जो अनकॉन्शियस पेशेंट है और जो पैरालाइज्ड पेशेंट है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी स्किन मॉइस्ट ना हो, स्पेशली यूरिन और स्टूल यदि वो पास कर देते हैं तो तुरंत क्लीन होना चाहिए। रोगी को जो बेडिंग्स हैं वो सॉफ्ट और रिंकल फ्री प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। हाई रिस्क पेशेंट वाले जो रोगी हैं उनमें प्रेशर पॉइंट्स पर पेन से बचाने के लिए विशेष मैट्रेसेस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हवा वाले मैट्रेस या पानी वाले मैट्रेस, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले होते हैं जो प्रेशर को चेंज करते रहते हैं। ये मैट्रेसेस बहुत फायदेमंद हो सकते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए, एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस। प्रेशर पॉइंट्स जो हम जहां पर हैं वहां स्पेशल केयर के साथ स्पेशल डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे एयर कुशन का प्रयोग करना, एक्स्ट्रा कॉटन पैडिंग करना और पिलो या रिंग लगाना, जैसे एल्बो रिंग लगा सकते हैं, हिल रिंग लगा सकते हैं प्रेशर पॉइंट्स के नीचे। प्रेशर अल्सर के बारे में और इनकी रोकथाम के बारे में रोगी और उसके रिलेटिव्स को बताया जाना बहुत जरूरी है। उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। रक्त परिसंचरण या सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए हाई रिस्क वाले पेशेंट्स में बैक केयर और स्किन केयर ये प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। बैक केयर में जो प्रेशर पॉइंट्स है वहां सर्कुलर मोशन से मसाज की जानी चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट कर सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com, ठीक है ना। इस ब्लॉग पर आपको अपना कंटेंट मिलेगा, उससे आप नोट्स बना सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।